मेरी माँ मुझसे कहती थी कि बेटा कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तू तो फिर भी इंसान है, तेरा भी वक्त आएगा। और अब मेरा वक्त आ गया है और आज मैं यहाँ पर हूँ। ये शब्द उस शख्सियत के हैं जिसको मुंबई आने से पहले कई लोगों ने कहा था कि जिस काम के लिए तुम मुंबई जा रहे हो वहाँ पर लंबे चौड़े और चिकने लोगों की ज़रूरत होती है, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी कुछ साल पहले तक उन्हें एक रिजेक्टेड एक्टर के तौर पर देखा जाता था। सूरज रोज उगता है और रोज डूबता भी है, वो भी कहाँ थकता है। जब हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा होता है तो लोग कहते हैं कि सब्र करो, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, बीत जाएगा। लेकिन उससे पूछो जिस पर यह वक्त गुजर रहा है। हाँ, आगे बढ़ने के लिए पीछे के दुखों को, दिनों को भूलना ज़रूरी है, लेकिन ये बात भी सच है कि उन दिनों में देखे गए सपनों को और यादों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही सपने हैं जो आपको आज हिम्मत देंगे और भविष्य में भी आपको हिम्मत देंगे, आपके साथ रहेंगे। आज मैं इसके बारे में आपको बात करने वाला हूं। उन्होंने 12 साल कड़ी मेहनत की, तब जाके उनको कामयाबी मिली। लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी के ये पीछे के 12 सालों को देखें तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर वो कोशिश की थी, हर वो एफर्ट किया था जो उनको उनके सपनों के करीब ले जा सके। वो अपने सपने भूले नहीं थे, ना उनको छोड़ा था। जब वो कुछ नहीं थे, ये तब की बात है। उन्हीं की फिल्म का एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग उनकी ज़िंदगी से काफ़ी रिलेट करता है। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव और तहसील बुधना में हुआ था। एक जमींदारी मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। 8 भाई बहन हैं, उनमें से सबसे बड़े हैं हमारे नवाज। अंजलि नाम की लड़की से उनकी शादी हुई है, गांव की ही लड़की थी। बचपन की बात करें तो गांव में 12वीं तक की स्कूल थी, फिर आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था। गांव से बाहर जाने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि गांव में सिर्फ खेती का ही काम होता था। नवाज कहते हैं कि हमारे गांव के लोग सिर्फ 3 ही चीज़ें जानते हैं, गेहूं, गन्ना और गन। उन्होंने हरिद्वार के गुरुकुल कांडी विश्वविद्यालय से साइंस ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। उसके बाद दिल्ली आने से पहले गुजरात के वडोदरा में एज ए केमिस्ट 1 साल काम किया, लेकिन उस काम में उनको मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब उनका दिल कह रहा था कि यार ये काम तेरे लिए नहीं है। फिर वहाँ पर उन्होंने कोई नाटक देखा होगा किसी दोस्त के साथ, उनको उसमें बड़ा मज़ा आया, तो बस दिल ने बोला और भाई साहब ने सुन लिया, नौकरी छोड़ दी और आ गए दिल्ली। दिल्ली आकर क्या करेंगे, कोई प्लान नहीं था। काफ़ी मेहनत के बाद एक थिएटर ग्रुप मिला, उसे ज्वाइन किया, लेकिन सर्वाइव तो करना पड़ेगा ना। थिएटर ग्रुप में से उनको पैसे नहीं मिलते थे और ये भाई साहब ने घर से कभी भी इस काम के लिए, अपने पैशन के लिए, सपनों के लिए पैसे नहीं लिए हैं। देखो, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, आप जो भी रिलेट कर सकते हो ले लेना। मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा कि आपको इसमें से क्या क्या सीखना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है अपने दम पर किया है। दिल्ली में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने नोएडा में वॉचमैन की नौकरी करना शुरू कर दिया। तो फिर उनका रूटीन हो गया, दिन भर बड़े बड़े लोगों को सलाम ठोकना, गेट खोलना, गेट बंद करना और शाम को थिएटर में एक्टिंग करना, एक्टिंग सीखना। काफ़ी वक्त तक ये काम किया। उसके बाद उनको लगा कि अब मुझे फुल टाइम एक्टिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने NSD को ज्वाइन किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन किया। वहाँ पर भी उनका कोर्स पूरा होने के बाद 1 साल तक वहीं पर रहे काम की तलाश में। उसके बाद उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और उसके बाद उनको मनोज वाजपेयी, सौरभ शुक्ला, ये सब लोगों के साथ, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। नवाजुद्दीन को ये पता चल गया था कि मैं अब काफ़ी अच्छा एक्टर बन चुका हूँ, लेकिन थिएटर्स, नुक्कड़, ये सब करके पेट भरने वाला नहीं है, ये उनको समझ में आ गया था। उसके बाद वो काम की तलाश में सपनों को पूरा करने के लिए आ गए मुंबई और यहीं से शुरू हुआ रिजेक्शन का दौर। मुंबई आने के बाद अपने NSD के कुछ सीनियर्स के साथ वो रहने लगे। छोटा सा कमरा था, 10-12 लोग रहते थे। जब रात को सब सोते थे नीचे तो दरवाज़ा भी बंद नहीं कर पाते थे। अपना जो भी उन्होंने जमा किया था रकम वॉचमैन की नौकरी करके, उसी से गुजारा चलता था। ऑडिशन वगैरह देते थे, लेकिन छोटा सा कद, सांवला चेहरा, एकदम सिंगल बॉडी, एक हीरो की इमेज से तो
कोसों दूर थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। ऑडिशन देते गए, लोग उनको रिजेक्ट करते गए। लेकिन एक वक्त आया कि वो पैसे लेकर आए थे वो ख़त्म होने लगे। अब उनके दोस्तों का भी खुद का कमरा तो था नहीं, उनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे रेंट के लिए, तो वो वहाँ पर नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर खाना बना दूंगा, रेंट नहीं दे पाऊँगा लेकिन खाना बना दूंगा। तो वहाँ पर भी ऐसे करके कुछ टाइम रहे। उसके बाद वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। उसके बाद उनको एक और कॉन्टेक्ट मिला, उनका नाम उन्होंने कभी बताया नहीं है किसी भी इंटरव्यू में, लेकिन वहाँ पर भी उनको इसी कंडीशन के साथ रखा गया कि मैं आपके लिए खाना बना दूंगा, 2 टाइम का नाश्ता वगैरह जो भी होता है, लेकिन आप मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। अपन हमारी इंडस्ट्री के ही किसी शख्स की बात है ये। तो फिर वहाँ पर उन्होंने काफ़ी वक्त रहे, लेकिन वहाँ पर उनको फिर ऐसा लगा कि ये मैं यहाँ पर कुक बनने आया हूँ कि एक्टिंग करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं ये ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो भाई साहब ने सीधा सीधा उनको मुँह पे बोल दिया कि आप फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पर रह भी नहीं सकते हो। बहुत रिक्वेस्ट की उनको, लेकिन उन्होंने नहीं रहने दिया वहाँ पर। नवाजुद्दीन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब मैं सुबह उठता था तो मुझे पता नहीं रहता था कि मेरा तौलिया कहाँ है, मेरा ब्रश कहाँ है। मैं नहाता कहीं पर था, ब्रश कहीं और करता था, मेरे कपड़े कहीं और होते थे, मैं रात को सोता कहीं और था। ये ज़िंदगी थी। ये आप स्ट्रगल का लेवल देख सकते हो। जब ऑडिशन के लिए घर से निकलते थे, जैसे कि अंधेरी में ऑडिशन होता था, तो वो सोचते थे कि मैं अंधेरी तक तो पहुँच तो जाऊँगा ना, बेहोश तो नहीं हो जाऊँगा रास्ते में, क्योंकि कई दिनों तक खाना भी नहीं मिला होता था, खाने के भी पैसे नहीं होते थे, ट्रैवलिंग के तो छोड़ो। तो ये सब उन्होंने बहुत कुछ देखा, और 1-2 साल की बात नहीं है, ये सब कुछ 12 साल तक वो करते रहे। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सब कुछ अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल का उन्होंने स्ट्रगल किया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद नवाजुद्दीन भी कभी कभी सोचते थे कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव वापस चले जाएँ। फिर ख्याल आता था कि यार गाँव जाकर करेंगे क्या, खेती, और लोग क्या कहेंगे, आगे वापस घूम के। फिर सोचते थे कि नहीं यार, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये मेहनत दिन, महीने, सालों में बदलती गई। अब उनको धीरे धीरे फिल्मों के अंदर छोटे छोटे किरदार मिलना शुरू हो गया था। ऐसे किरदार जो कभी कभी दिखते भी नहीं थे, भीड़ का हिस्सा भी बनना पड़ता था क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी। उसके बाद 1994 में उनको मिली सरफरोश, जिसमें एक चोर का किरदार मिला, जिसको आमिर खान बहुत पीटते और पूछताछ करते। उसके बाद मिली शूल, राम गोपाल वर्मा की जंगल, बाईपास। अच्छा, शूल फिल्म का एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, आउट ऑफ द ट्रैक है लेकिन बताने लायक है, तो सुनो। राजपाल यादव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले से बहुत अच्छे दोस्त थे, और राजपाल यादव और अनुराग जी भी अच्छे दोस्त थे। ये सब उस वक्त स्ट्रगल ही करते, सब स्ट्रगलर थे। राजपाल यादव ने भी बहुत मेहनत कर ली थी और कुछ काम ठीक से बन नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब मैं वापस गाँव चले जाऊँगा। तो उन्होंने अनुराग जी को फ़ोन किया कि यार मैं जा रहा हूँ वापस। तो अनुराग जी ने बोला कि रुक जा थोड़ी देर, क्योंकि मैं अभी एक फ़िल्म लिख रहा हूँ शूल करके, और मैं देखता हूँ अगर उस फिल्म के अंदर कुछ निकलता है तेरे लिए तो मुझे मिले बिना मत चले जाना। तो मीटिंग फिक्स होती है, अंधेरी स्टेशन पर मिलना था। तो राजपाल यादव ने नवाज़ को भी बोला कि तू भी मेरे साथ चल भाई, मेरा एक दोस्त है, राइटर है, एक फ़िल्म लिख रहा है शूल करके, तेरे लिए भी अगर कुछ किरदार निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो तीनों मिलते हैं। तो राजपाल का तो काम हो गया था, लेकिन राजपाल यादव ने दोनों को इंट्रोड्यूस करा दिया एक दूसरे के साथ कि ये मेरा दोस्त है राइटर और ये मेरा दोस्त है नवाज़, NSD पास आउट है। तो अनुराग कश्यप ने बोला कि यार तुम NSD पास आउट हो तो तुमको ऐसे छोटे छोटे किरदार नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उस लेवल का काम मेरे पास अभी है नहीं, तो अभी इस फिल्म को तुम रहने दो। तो नवाजुद्दीन ने कहा कि कुछ भी चलेगा यार, कुछ भी चलेगा, सिर्फ काम दे दो बस। अगर आप जब शुरू फिल्म देखो ना तो देखना है नवाजुद्दीन वाला सीन और राजपाल यादव वाला सीन, इस तरीके से उनको ये 2 सीन मिले थे अंधेरी स्टेशन पर मीटिंग करने के बाद। उसके बाद 2007 में अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में उनको एक पावरफुल किरदार मिला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन फिल्म की रिलीज़ अटक गई। नवाजुद्दीन इंतज़ार करते रहे कि कब ये फिल्म रिलीज़ हो और कब लोगों की नज़र मुझ पर पड़े। पहले फिल्में मिलती नहीं थी, काम मिलना शुरू हुआ तो लेवल वाला काम नहीं मिल रहा था, लेवल वाला काम मिलना शुरू हुआ तो फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही थी। क्या मुसीबतें थी। लेकिन अनुराग कश्यप और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो गया था। इनफैक्ट अनुराग कश्यप ने नवाजुद्दीन को वादा भी किया था, मैं तुझे लेके एक फ़िल्म ज़रूर बनाऊंगा, हम साथ में ज़रूर काम करेंगे। लेकिन उनकी जो पहली फिल्म थी लीड रोल में, वो थी प्रशांत भार्गव की पतंग। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, वो हर बार ऐसे गजब परफॉर्मिंग करते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और उनके परफॉर्मेंस की वजह से उस फिल्म को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था। इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने नवाजुद्दीन के परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ़ की थी। उसके बाद अब अच्छे खासे किरदार मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी वो पहचान नहीं मिल रही थी। इसमें बहुत सारी फिल्में बीच में आ गई, पीपली लाइव है,
फिर देवडी में जो उन्होंने कैमियो किया था इमोशनल अत्याचार गाने में वो, फिर कहानी का भी एक इंसिडेंट है। नवाजुद्दीन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि मुझे जब कहानी के लिए फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार है। तो नवाजुद्दीन ने पूछा कि भाई साहब मैं नवाज़ बोल रहा हूँ, आपने गलती से तो मुझे फ़ोन नहीं कर दिया ना? तो सामने से कहा कि नहीं सर, हमने आपको ही कॉल किया है और ये किरदार आपसे अच्छा कोई निभा नहीं पाएगा, क्योंकि उनको लगा कि ऑफिसर का किरदार है तो एक हाइट बॉडी वाला बंदे की ज़रूरत होगी इनको। लेकिन नवाजुद्दीन ने वो किरदार क्या निभाया है, मतलब हाइट नहीं है, बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी जब फ्रेम में आते हैं तो एक डर, एक माहौल बना देते थे। ये उनकी एक्टिंग का पावर था। उसके बाद आई गैंग्स ऑफ वासेपुर। अनुराग कश्यप ने अपना वादा पूरा किया और इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 12 साल के एक्सपीरियंस को निचोड़ दिया। लोगों ने सोचा कि यार ये बंदा है कौन, कहाँ से आया है। इंडस्ट्री में और पूरे देश में करोड़ों फैन उनके हो गए रातों रात। ये बात अलग है कि ये जो रात थी वो नवाजुद्दीन के लिए 12 साल लंबी थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है और आगे उनकी जर्नी क्या रही है, कौन सी फिल्में की है, आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है, वो सब आपको पता होगा। लेकिन ये वीडियो से मैं ये बताना चाहता था क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं और जो भी लोग जिस फील्ड में है, हम कभी कभी सोचते हैं कि यार मैंने 2 साल काम किया, काम नहीं हुआ, 4 साल काम किया, काम नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, साला एक काम सही से नहीं हो रहा है, एक हो तो दूसरा बिगड़ रहा है, दूसरा हो रहा है तीसरा बिगड़ रहा है। अब इनकी जो जर्नी है इससे आप देख सकते हो कि कितनी तकलीफ़ें इन्होंने देखी है। आज वो जिस मुकाम पर काम करते हैं, और आज की भी बात करूँ तो नवाजुद्दीन कभी भी पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। उनका कहना है कि मैंने कभी कभी ऐसी फिल्में भी ली है जो मैंने 2 फिल्में साइन की है, एक फिल्म 1 लाख में और उसी दिन दूसरी फिल्म 1 करोड़ में। तो अगर उनको कोई किरदार अच्छा लगता है, कोई कहानी अच्छी लगती है तो वो फिल्में कर लेते हैं। और आज तो उनका मतलब सुपरस्टार है वो, बहुत ज़्यादा उनके पास फिल्में हैं, लाइन लगती है डायरेक्टर्स की जिनको कोई देखने के लिए तैयार नहीं था, उनकी डेट्स के लिए पूछना पड़ता है। तो ये है मेहनत का पावर, सक्सेस का पावर, और इसमें लक फैक्टर हो ना हो लेकिन मेहनत ज़रूर दिख रही है। और नवाज़ भाई की फिल्म का एक डायलॉग है कि ऊपर वाले के भरोसे मत बैठे रहो, क्या पता ऊपर वाला आपके भरोसे पे बैठा हो। ये बहुत ही सही लाइन है, मतलब इसको आप गहराई से समझोगे तो ये आपको एक लाइन बहुत कुछ सिखा देगी। जनरली क्या होता है कि जब आपको कोई तकलीफ़ें आती है, मुसीबतें आती है, तो आप ये एक्सेप्ट करो, मानो कि ऊपर वाला आपको उतनी ही तकलीफ़ देगा जितनी आप सहन कर सकते हो। सबको उतनी तकलीफ़ें नहीं मिलती है। हम कभी कभी अपने आप को कंपेयर करते हैं कि यार मैंने इतने साल काम किया, मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है, उसने 1 साल काम किया, उसको मिल गया, लेकिन वो उतना ही सहन कर सकता था। आपको जितनी तकलीफ़ें मिल रही है और आपको जो मिलने वाला है वो उससे बहुत बड़ा होगा। तो आप ये चीज़ ऑलवेज़ याद रखिए कि अगर आपको तकलीफ़ें मिल रही है तो आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप उसके सामने लड़ सकते हो, तभी आपको ये तकलीफ़ें मिल रही है, क्योंकि आपके ऊपर वो भरोसा रख के बैठा है कि तुम ये सब तकलीफ़ों को पार करके, सारे पड़ाव को पार करके उस टारगेट तक पहुँचोगे। तो और कुछ नहीं तो कम से कम ऊपर वाले का भरोसा मत तोड़ना। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाहता था वीडियो के थ्रू वो आपको समझ में आ गया होगा और ये सब आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में कहीं ना कहीं पर आपको कुछ काम लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ज्वाइन मी हियर। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरी हर अपडेट से वाकिफ रह सकते हैं। अगर आप जी-चिल्स के वीडियोज़ को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक के ऊपर भी हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। जाते जाते आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कौन सी फिल्म में इरफान खान के साथ काम किया है। बहुत सारी फिल्में हैं, आपको किसी एक ही फिल्म का नाम बताना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, नवाज़ भाई ने कौन सी फिल्म में इरफान भाई के साथ काम किया है। सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अकाउंट में 10 पॉइंट को जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।